बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो, वो समझा जाएगा। सर, क्या कोई इंडिकेशन अभी तक है किस कारण से हो सकता है? अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। सर, आपको क्या लगता है भारतीय रेल के इतिहास में होने वाले सबसे बड़ा हादसे में ये अभी तक क्या है आपके आंकड़े से? तृणमूल की तरफ देखो, से आपकी स्थिति मांग की गई है सर। ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए हैं, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। सर, एक चहल पहल कब तक ये रूट जो है चालू होगा? ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डीरेलमेंट हुई उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस? अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है। उसी नंबर को आप लेके चलें। सबोताज लग रहा है सर, सबोताज इसके पीछे? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें सारा। सर, आपने क्या देखा? अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जानकारी आपको हाल- अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस, मैंने कहा जैसे आपसे, रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान देना है। मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में ही घोषित कर दी गई थी। कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी। चलिए, तो रेल हादसे पर अश्विनी वैष्णव जानकारी देते हुए कि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि घायलों को उचित इलाज मिले और परिवारों के साथ आप संवेदनशील रवैया अपनाएं। साथ ही उन्होंने कहा हादसे की गंभीरता से जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, जिसके आदेश पहले ही दे चुके हैं। रेल मंत्री ने कहा एक बेहद गंभीर और बेहद भयावह बड़ा हादसा था और इस हादसे से निपटने के लिए तमाम कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। अब यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं हादसे के स्थल पर देखते हुए, समझते हुए कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है। मालगाड़ी की बोगियों के ऊपर रेल का जो इंजन है वो चढ़ गया है, तो वहाँ पर मुआयना करते हुए कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा, अधिकारियों से समझते हुए कि आखिर हुआ क्या था, बीती रात क्या कुछ हुआ था, बीती शाम जब ये ट्रेनें आपस में टकराई थी, किस तरह से खड़ी हुई मालगाड़ी थी। बताया जा रहा है कि ट्रेन डिले थी, तो उस वजह से कोई सिग्नल एरर भी हो सकता है। कुछ एजेंसीज में इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। ह्यूमन एरर हो सकता है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप समझिए कि ये हादसा हुआ कैसे। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो शालीमार से, वो चेन्नई का जो पूरा रूट है उसके लिए रवाना हो चुकी थी। उसके बाद जो आखिरी स्टेशन था वहाँ से 5 मिनट दूर जो है ये ट्रेन पहुंची थी और वहाँ पर मालगाड़ी जो है वो पहले से स्टेशन थी। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है उस मालगाड़ी के अंदर टक्कर मारती है, उसके डब्बे डीरेल होते हैं, डीरेल होके वो दूसरी ट्रैक पर गिरते हैं और स्पीड से आ रही, सामने की तरफ से स्पीड से एक और ट्रेन आ रही थी, हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस, जो उससे टकरा जाती है, उसमें रैम्प करती है, यानी कि स्पीड से आती हुई ट्रेन जो है उसकी गिरी हुई बोगियों के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर देखिए कि हादसा कितना भयावह हो जाता है और मैग्नीट्यूड देखिए इसका कि कितना ज़्यादा टक्कर के साथ
आप पहले एक बार हिट करते हैं, उसके बाद आपकी बोगियों को दूसरी ट्रेन उतनी स्पीड से आ रही फिर हिट करती है, तो कितनी बुरी हालत होगी बोगियों में बैठे हुए यात्रियों की। एनडीआरएफ के कमांडर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर, और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं, और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है, और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं, और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है, देखते हुए कई की मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है, हो जाएगा जल्दी। हम जो दुर्घटना हुआ है ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है, इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक। हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है, 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए। अपना मर्जी सो इच्छा से निस्वार्थ में हमने ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक मेडिकल, कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हमारा सो इच्छा से हमने आए हैं ब्लड देने के लिए। मैं ब्लड देने आया यहाँ। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहानागम है, वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं, और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ के ब्लड दे रहा हूँ। आप अपने मर्जी से और खुशी से, और किसी का भी भला हो, बस इस चीज़ के लिए। मेरे बगल की जो एनडीआरएफ की टीम है, वो टीम एक तरफ और दूसरी तरफ इसी टीम के साथी जो हैं, इस ट्रेन को जो कि लगातार कोच जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी है, ऐसे कोच के बीच से जिंदगियों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश शायद नाकाम होती है, और फिर एक सफ़ेद चादर और फिर स्ट्रेचर में सिर्फ एक लाश निकलती है कि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो अभी पूरे नहीं हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम, ओडीआरएफ की टीम, लोकल बॉडीज़ और आसपास के गांव के लोग जो बता रहे हैं कि ये जो है केवल अभी वो लोग निकल रहे हैं जो कि ऊपरी स्तर पर हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देखिए जो कोच है, सबसे पहली कोच जो है, अभी उसके नीचे दबे हुए हैं बहुत सारे लोग, अभी वहाँ से निकलना बाकी है। आंकड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब तक के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 700 से ज़्यादा लोगों की इसी तरह से अलग अलग जगहों से लाशें निकाल करके अलग अलग जगहों पर रखने की कोशिश की गई है। घटनास्थल बालेश्वर से रवि शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो रवि शर्मा हमारे संवाददाता सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, और सबसे पहले रवि ही थे जिन्होंने ये कहा था कि ये हादसा, आप समझ रहे हैं, जो शुरुआती खबरें आ रही थी न्यूज एजेंसीज में कि ये 4 डब्बे डिरेल हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी बात पर कायम थे। उन्होंने कहा था कि 4 डब्बे नहीं हैं, अलग अलग ट्रेनों के ये लगभग 15 से 20 डब्बे हो सकते हैं, और उन्होंने बताया था कि यहाँ पर 21 डब्बे भी हों डिरेल, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा था कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 3 संख्या में पहुंचेगा, और वही हुआ भी। 233 ये आंकड़ा पहुंच चुका है अब तक, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है या मरने वालों की तादाद यहाँ रुक जाएगी। ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले उन ट्रेन की बोगियों को काटा गया था, उन बोगियों को काटा गया था जिनमें लोगों के आसानी से ऊपर मिलने की संभावना ज़्यादा थी, बचने की संभावना ज़्यादा थी। यानी कि जो डब्बे शुरुआत में फ्रंट में थे और बुरी तरह से कोलाइड हो गए थे, एक दूसरे से धंस गए थे, पिचक गए थे, जहां पर समझ में आ रहा था कि देखिए यहाँ पर बचना बहुत कम है, तो अभी उनको छोड़ दिया गया था। अब जब उनको काटा जाएगा तो वहाँ से और ज़्यादा लाशें जो है वो निकल सकती हैं। अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं रवि की एक और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, जरा सुनिए क्या कुछ वो हालात को बयां कर रहे हैं। ये वो पटरी है जिसे यदि समझ पाए तो इसी पटरी पर पीछे की तरफ से, यानी हावड़ा की तरफ से कोरोमंडल एक्सप्रेस इसी पटरी पर चलकर आगे आने वाली थी, यानी शालीमार की तरफ जाने वाली थी। लंबी कतार, चूँकि ट्रेन लंबी है और अब दुर्घटनाग्रस्त बोगियों को भी हम देख सकते हैं। एक के बाद एक चढ़ी हुई बोगियां, आपस में एक दूसरे से लिपटी हुई बोगियां, और उसके अंदर बिखरे हुए कपड़े और बाहर पड़े हुए सामान।
इन सामानों को यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो सारे लोग जो अभी अभी ट्रेन में चढ़े थे, रात होने ही वाली थी, लेकिन क्या उन्हें पता था कि ये रात इस बार इतनी काली होने वाली है? क्योंकि ये वो ट्रेन है जिसमें 90% जो यात्री होते हैं वो लगभग कोलकाता से दक्षिण भारत की तरफ सिर्फ रोज़गार की तलाश में चलते हैं। लिहाजा इसमें जितनी भीड़ एसी को छोड़कर बाकी बोगियों में होती है, जनरल बोगियों की तर्ज पर ही होती है। और उसके बाद जो स्थिति है वो इतनी भयावह रही कि सामने की जनरल वाली बोगी कहीं नज़र भी नहीं आ रही है। घटनास्थल बालेश्वर से रवि शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस रेल हादसे की, और कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन किस तरह से ये टकराई है और 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है आपस में, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। रेस्क्यू में तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना, आरपीएफ, पुलिस, स्थानीय लोग सभी लगे हुए हैं और रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें आ रही थी ये भी लगातार हम आपको समझा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, हालात का मुआयना किया उन्होंने, हादसे स्थल को देखा, ट्रेन की बोगियों को देखा, तमाम अधिकारियों से, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के लीड से उन्होंने बातचीत की और उसके बाद उन्होंने मीडिया को मुखातिब होते हुए बताया कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश वो पहले ही दे चुके हैं और हादसा बेहद भयावह, दर्दनाक और बड़ा है और इसीलिए इसे गंभीरता से लिया जाएगा, इसकी त्वरित जांच होगी। उठे कि न बहे इतलासी की न एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन कैसे आई? मालगाड़ी से कैसे भिड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस? तीन ट्रेनों की कैसे हुई भिड़ंत? ये वो गंभीर सवाल है जो ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब 3 ट्रेनों की इस तरह टक्कर हो जाए। शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि जिस ट्रैक पर मालगाड़ी थी उसे कोरोमंडल एक्सप्रेस ने पहले टक्कर मारी, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर छिटक गए। इसके बाद जब दूसरे ट्रैक पर हावड़ा बेंगलुरु मेल आई तो उसने कोरोमंडल के डिब्बे में टक्कर मार दी, यानी 3 ट्रेनों की टक्कर में कुल 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। ऐसे में सवाल बड़ा यही है। पहला सवाल, एक ही ट्रैक पर कैसे आ गई 2 ट्रेनें? दूसरा सवाल, मालगाड़ी वाले ट्रैक पर कैसे आई कोरोमंडल? तीसरा सवाल, हादसे के बाद तीसरी ट्रेन को क्यों नहीं रोका जा सका? चौथा सवाल, क्या सिग्नल में खराबी से हुआ हादसा? पांचवा सवाल, क्या यह तकनीकी खामी थी या फिर मानवीय भूल? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तभी मिलेगा जब सही तरीके से जांच होगी, क्योंकि एक गलती ने सैकड़ों परिवार के घर को उजाड़ दिया है। सवाल रेलवे की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं, जिसके नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के हादसे रेलवे के तमाम सुरक्षा मैकेनिज्म की बख्शिया उधेड़ रहे हैं। ओडिशा के बालासोर से रवि शर्मा और तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस बड़े भयावह हादसे से जुड़ी हुई हर तस्वीर, हर अपडेट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, हादसा स्थल पर पहुंच चुके हैं। अब वो जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ हुआ इस ट्रैक के ऊपर, किस तरह से एक के बाद एक ये ट्रेनें आपस में टकराती गई, कोई भी सिस्टम, कोई भी अलर्ट वार्निंग सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था, क्या सिग्नल फेलियर था या ह्यूमन एरर था, और अभी राहत और बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्या घायलों को भी एयरलिफ्ट कराने की भी जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि कई लोग निश्चित तौर पर गंभीर रूप से घायल होंगे, तो कटक से क्या उन्हें आगे फर्दर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट उनके इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए कराने की जरूरत हो सकती है। आसपास के तमाम बड़े शहरों से मेडिकल टीम्स जो है, पैरामेडिक स्टाफ जो है वो रवाना कर दिया गया है। लेकिन आप समझिए ज़रा कि ये जो बहनागा के पास जो ये हादसा हुआ है, ये कितना भयावह हादसा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के शालीमार, पहले ये ट्रेन हावड़ा से चलती थी, अब शालीमार से चलती है।
चेन्नई सेंट्रल तक जाती है। लगभग 1700 किलोमीटर का सफर ये ट्रेन तय करती है। 4 राज्यों से होकर ये ट्रेन गुजरती है और एक तरह से दक्षिण का राजा इसे कहा जाता है। किंग ट्रेन का दर्जा इसे हासिल है क्योंकि ये ट्रेन जो है वो बहुत ही पैसेंजर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि लगभग 24 घंटे के अंदर ये आपको चेन्नई पहुंचा देती है। स्टॉपेजेस कम है, स्पीड अच्छी है, काफ़ी पंक्चुअल रेगुलर ट्रेन जो है ये बताई जाती है। तो खचाखच ये ट्रेन भरी थी। ऐसा नहीं है कि जो आपके नॉर्मल बोगीज थी उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बताए जा रहे हैं कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग मौजूद थे। ज़रा देखिए कि हादसा कैसे होता है कि ट्रेन टकराती है, उसके बाद इसके डब्बे जो हैं डीरेल होते हैं। फिर जो बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन है वो इन डीरेल हुए डब्बों से टकराती है। पहले मालगाड़ी से दुरंतो टकराती है, उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो टकराती है वहाँ डीरेल हुए डब्बों से। तो देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा हादसा जो है वो हुआ है। दिक्कत क्या आ रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन में? अंधेरा हो चुका था और जो ये पूरा का पूरा एरिया था वहाँ पर कोई भी प्राथमिक चिकित्सालय नज़दीक नहीं था। 15 किलोमीटर दूर एक प्राथमिक उपचार केंद्र था। निश्चित तौर पर इस बड़े हादसे के लिए उस प्राथमिक उपचार केंद्र का पैरामेडिक स्टाफ या फिर एक सिंगल डॉक्टर काफ़ी नहीं था। उससे अगला जो स्टेशन था वो 85 किलोमीटर दूर वहाँ से था और उसके बाद जो बड़ा कोई ट्रॉमा सेंटर था कटक में था, बड़े हॉस्पिटल 185 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पर जो हाईवे है, हाईवे से सटा हुआ रेल ट्रैक है, तो ये एक अच्छी बात थी कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए घायलों को पहुँचाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो वहाँ पर जो हाईवे था उसमें भी एक परेशानी ये थी कि हाईवे के निर्माण का काम चल रहा था एक्सप्रेसवे का, तो नतीजा ये हुआ कि उसको सिंगल लेन किया हुआ था, तो जिसकी वजह से आवाजाही में निश्चित तौर पर दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद हाईवे को ब्लॉक कराया गया एम्बुलेंसेस के लिए। फिर वहाँ पर एम्बुलेंसेस पहुँचना जो है शुरू हुई। एम्बुलेंस की संख्या कम पड़ गई। जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि ये 3 ट्रेनें आपस में टकराती हैं। एक मालगाड़ी को अलहदा कर भी दीजिए कि 2 ट्रेन हैं, दुरंतो है, एक्सप्रेस ट्रेन है, खचाखच भरी हुई ट्रेन है। 3 से 4 हज़ार यात्री इसमें निश्चित तौर पर सवार रहे होंगे। तो कैसे उन सबको एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाना, फिर उसके बाद गैस कटर, प्लाज्मा कटर का इंतजाम करना, वो जब तक वहां पहुंचा तो क्या यात्रियों की स्थिति ऐसी थी कि वो उतनी देर तक सर्वाइव कर पाए? फिर जो यात्री बाहर निकाले गए उनको स्टेबल कंडीशन में कर आपको बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए जो इक्विप्ड एम्बुलेंस होती हैं, एक तो एम्बुलेंस बेसिक एम्बुलेंस होती है, लेकिन जो इक्विप्ड एम्बुलेंस होती हैं जिसके अंदर आपके पास वेंटिलेटर भी होता है, जिसके अंदर आपके पास और दूसरे ऑक्सीजन के अलहदा भी तमाम मशीन्स होती हैं, तो वो इक्विप्ड एम्बुलेंस जो है उनकी संख्या भी कम थी। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक ऐसे एरिया में हैं वहाँ पर ज़िला अस्पताल ही होगा, मैक्सिमम एक छोटा सा ट्रॉमा सेंटर होगा, तो किस तरह से वहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ियाँ, जो भी उनके पास अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स थे, उनसे घायलों को पहुँचाया। बहानागा के पास हुए हादसे से हर कोई सदमे में है। एक टक्कर ने 200 से ज्यादा मुसाफिरों को मौत की नींद में सुला दिया तो सैकड़ों मुसाफिरों को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया। बहानागा स्टेशन के पास हुए इस दिल दहलाने वाले हादसे के बाद पूरी रात मुसाफिरों की जिंदगी बचाने की जंग चलती रही। जोरदार टक्कर की वजह से ट्रेन की बोगियां आपस में चिपक गईं। कई डिब्बों को गैस कटर से काटकर अंदर फंसे मुसाफिरों को निकालने की पूरी रात कोशिश होती रही। 3 ट्रेनों की टक्कर के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 मालगाड़ी इस हादसे का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस की उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां पलटकर डाउन ट्रैक तक पहुंच गईं। इस हादसे से लोग संभले भी नहीं थे कि तब तक डाउन ट्रैक पर यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन उस ट्रैक पर गिरी बोगियों से टकरा गई। देखिए, जो प्राइमा फेसी जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रेंच कर गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी। उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रेंच ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। ये हुआ है 7 बजे के आसपास। कुछ ही पल में
अप और डाउन ट्रैक पर 3 ट्रेनों की टक्कर ने एक ही झटके में 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया। हादसे के बाद भी काफी देर तक लोग ये समझ नहीं सके कि आखिर 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गई। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया, फिर देखा ज़्यादा जोर से आवाज़ हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आया। उसी टाइम में ये कैंटीन में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया। बहुत भयानक था, हम लोग भी घबरा गया उस टाइम, क्या करेगा। मेरा तो मोबाइल भी नहीं, किस को बचाए, हमारा उस टाइम बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है, क्या करूं, किधर जाऊं, किसको बचाऊं, किसको पकड़ूं, यही आता है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बहानागा स्टेशन पर दोनों एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। दोनों ट्रेन लगभग एक ही समय बहानागा को क्रॉस करने वाली थी। एक ट्रेन को अप लाइन से और दूसरी को डाउन लाइन से जाना था। लगभग उसी समय एक मालगाड़ी भी बहानागा पहुंची। एक्सप्रेस ट्रेन को पास देने के लिए मालगाड़ी को स्टेशन के आउटर पर ही रोक दिया गया। तभी शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर आ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के कारण ट्रेन की कुछ बोगियां डाउन ट्रैक पर पलट गईं। तभी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी वहां पहुंच गई। इस ट्रेन ने डाउन ट्रैक पर पड़ी बोगियों को टक्कर मार दी। ये हादसा कितना भयंकर था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी की बोगी पर चढ़ गया। इस हादसे ने रेलवे के संचालन इंतजामों पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ओडिशा से बालासोर से रवि शर्मा और तापस सेनगुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। ये खौफनाक मंजर आंखों से जा ही नहीं रहा है। किस तरह से एक ट्रेन का इंजन, कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन जो है वो ज़रा देखिए कि किस तरह से मालगाड़ी की ट्रेन की बोगी के ऊपर जो है वो चढ़ चुका है। डिरेल ट्रेन के डब्बे जो हैं वो हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन ने किस तरह से उनको टक्कर मारी कि वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आपस में दब गए हैं और वहाँ से गैस कटर, प्लाज्मा कटर के माध्यम से वहाँ पर उनको काटा गया और अभी भी जारी है काम। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि अभी पहली प्राथमिकता रात को ये थी कि जो ऊपर फ्रंट में दिख रहे हैं डब्बे, जो बहुत ज़्यादा आपस में मिंगल्ड नहीं है, जो बहुत ज़्यादा आपस में फंस नहीं गए हैं या तेज़ रफ्तार की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से वो आपस में पिचक नहीं गए हैं, अगर इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप समझिए, आपको समझाने के लिए बेहद संवेदन हीन शायद आपको सुनाई दे, लेकिन जिस तरह से आपस में डब्बे पिचक गए थे तो उसमें वहाँ पर यात्रियों के बचने की संभावना कम थी, तो इसीलिए उन डब्बों को छोड़ दिया गया। पहले उन जगहों को टारगेट किया गया जो ट्रैक्स के ऊपर थे, जो रेलवे डब्बे जो हैं आपस में ऊपर नजर आ रहे थे, जहां पे रेस्क्यू आसान था, जहां पर विंडोज को, डोर्स को कटर से काटकर लोगों को बाहर से निकाला जा सकता था। तो पहले कोशिश यही थी कि वहां पर किस तरह से सीढ़ियां डाल के अंदर पहुंचा के, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ट्रेन पलट जाएगी, लोग नीचे की तरफ चले जाएंगे तो बिना रस्सी के सहारे तो आएंगे नहीं, तो वहां पर आप रस्सी या फिर एक आप उनके लिए सपोर्ट के लिए कोई लेडर डालते हैं, फिर उस खिड़की से लोग जो है वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो ज़रा देखिए कि इतने बड़े ट्रेन के कोचेस को गैस कटर के माध्यम से काटना और वहाँ पर नीचे तमाम चीज़ों को देखना कितना मुश्किल था। यहाँ देखिए कि अश्विनी वैष्णव भी ये जो बोगियाँ जो फंसी हुई हैं उनके नीचे से भी निकल कर देख रहे हैं कि आखिर इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़ा था। ज़रा देखिए कि बोगी कैसे आपस में पिचक गई हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं एक एक चीज़ का वहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, पर्सनली एक एक चीज़ को वो देख रहे हैं कि आखिर रेल अधिकारियों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस वक्त हुआ क्या होगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, कैसे जो बोगी हैं आपस में धसी हुई हैं, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है
ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव मीडिया से बातचीत करते हुए और एक एक चीज़ का बारीकी से मुआयना करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ समझते हुए कि हादसे का इम्पैक्ट कितना बड़ा था, क्या कुछ वहाँ पर हुआ था, क्या कारण रहे थे। साथ ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं, हाई लेवल टीम जो है गठित कर दी गई है। और आप ये अलग अलग तस्वीरें देखिए कि एनडीआरएफ की टीम जो है अभी भी लगी हुई हैं लोगों को सुरक्षित निकालने की उम्मीद में। स्निफर डॉग्स जो हैं उनकी मदद ली जा रही है। और रवि शर्मा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचे थे, और क्या कुछ उन्होंने देखा और अभी क्या कुछ अपडेट आपके लिए सुबह के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लेकर आ रहे हैं, देखिए जरा। ये वो पटरी है जिसे यदि समझ पाए तो इसी पटरी पर पीछे की तरफ से यानी हावड़ा की तरफ से कोरोमंडल एक्सप्रेस इसी पटरी पर चलकर आगे आने वाली थी, यानी शालीमार की तरफ जाने वाली थी। लंबी कतार, चूँकि ट्रेन लंबी है और अब दुर्घटनाग्रस्त बोगियों को भी हम देख सकते हैं। एक के बाद एक चढ़ी हुई बोगियां, आपस में एक दूसरे से लिपटी हुई बोगियां, और उसके अंदर बिखरे हुए कपड़े और बाहर पड़े हुए सामान। इन सामानों को यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो सारे लोग जो अभी अभी ट्रेन में चढ़े थे, रात होने ही वाली थी, लेकिन क्या उन्हें पता था कि ये रात इस बार इतनी काली होने वाली है? क्योंकि ये वो ट्रेन है जिसमें 90% जो यात्री होते हैं वो लगभग कोलकाता से दक्षिण भारत की तरफ सिर्फ रोज़गार की तलाश में चलते हैं। लिहाजा इसमें जितनी भीड़ एसी को छोड़कर बाकी बोगियों में होती है, जनरल बोगियों की तर्ज पर ही होती है। और उसके बाद जो स्थिति है वो इतनी भयावह रही कि सामने की जनरल वाली बोगी कहीं नज़र भी नहीं आ रही है। घटनास्थल बालेश्वर से रवि शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यकीन मानिए कि बीती रात से इस हादसे को लेकर न्यूज़ नेशन की टीम लगातार रिपोर्ट कर रही है। मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन जैसे ही दिन की रोशनी में हमने इन तस्वीरों को देखा तो हादसे की भयावता, हादसे का इम्पैक्ट, उसका मैग्नीट्यूड जो है अब समझ में आ रहा है कि कितना भयानक हादसा होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि हाल के दिनों का, हाल के दशकों का ये सबसे बड़ा हादसा है, या रेलवे के इतिहास में, भारतीय रेलवे के इतिहास में जो सबसे बड़े हादसे हैं उनमें से एक है ये, तो ये गलत नहीं होगा। ज़रा देखिए कि ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसा दर्दनाक हादसा आपने क्या इससे पहले कभी देखा, जब एक दो नहीं तीन ट्रेन आपस में टकराई हुई हैं, बोगियां लगातार ट्रैक पे पड़ी हुई हैं, 100,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 233 के मरने की पुष्टि हो गई है, और आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी बोगियों को काटा जाना, वहाँ से लोगों को निकालना, उनके शवों को निकालना अभी भी बाकी है, क्योंकि पहली प्राथमिकता थी ऊपर की बोगियों से लोगों को निकालना, और अब जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त बोगियां थी, जहां लोगों के बचने की संभावना कम थी, अब उन पर फोकस किया जा रहा है। ज़रा देखिए कि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रवि क्या कुछ रिपोर्ट लेकर आए हैं। मेरे बगल की जो एनडीआरएफ की टीम है वो टीम एक तरफ और दूसरी तरफ इसी टीम के साथी जो हैं इस ट्रेन को, जो कि लगातार कोच जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी है, ऐसे कोच के बीच से जिंदगियों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश शायद नाकाम होती है, और फिर एक सफ़ेद चादर और फिर स्ट्रेचर में सिर्फ एक लाश निकलती है कि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो अभी पूरे नहीं हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम, ओडीआरएफ की टीम, लोकल बॉडीज़ और आसपास के गांव के लोग जो
बता रहे हैं कि ये जो है केवल अभी वो लोग निकल रहे हैं जो कि ऊपरी स्तर पर हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देखिए जो कोच है, सबसे पहली कोच जो है, अभी उसके नीचे दबे हुए हैं बहुत सारे लोग, अभी वहाँ से निकलना बाकी है। आंकड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब तक के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 700 से ज़्यादा लोगों की इसी तरह से अलग अलग जगहों से लाशें निकाल करके अलग अलग जगहों पर रखने की कोशिश की गई है। घटनास्थल बालेश्वर से रवि शर्मा, न्यूज़ नेशन। और लगातार मेरे सहयोगी मधुरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मधुरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ज़रा ये बताइए कि रेलवे के जो तमाम दावे थे कि उन्होंने टेलीस्कोपिक बोगीज, एंटी कोलिजन डिवाइस, कवच, ये तमाम चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, ट्रायल्स भी हो रहे थे, वो कहाँ थे? अगर ये 1-2 नहीं बल्कि 3-3 ट्रेन आपस में कोलाइड कर जाती हैं तो वो तमाम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के दावे कहाँ थे? देखिए, बिल्कुल पिछले एक दशक से हम सुन रहे हैं एंटी कोलिजन डिवाइस की बात, एनटीपीएस की बात, जो कि ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि किसी भी तरह के ट्रेन कोलिजन को रोक सकता है। उसके बाद कवच की बात हुई और इसी कवच को इंप्लीमेंट करने की भी बात जो है पिछले सत्र में ही रेल मंत्री ने की थी और ये कहा गया था कि साउदर्न रेलवे से इसकी शुरुआत की जाएगी और ये अपना देश में बना एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए जो है किसी भी तरह से, यानी ये कहा गया था सदन पटल पे कि 0 गारंटी है, मतलब 0% एरर की स्थिति होगी, किसी भी कीमत पर किसी भी एक्सीडेंट को जो है इस कवच को लगाने के बाद नहीं होगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि इस ट्रेन में कवच लगाया गया था कि नहीं लगाया गया था, क्योंकि कवच लगाने के लिए ट्रेन से लेकर और खास तौर पर रेल की पटरियां दोनों को जो है एक तरह से उसको हम कहें कि कवच के सिस्टम से लैस करना पड़ता है। तो ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इस ट्रेन में कवच था या नहीं था, क्योंकि जो तीनों के तीनों ट्रेन एक के बाद एक इस कोलिजन के शिकार हुए। उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है उसका डाटा मेरे पास आया हुआ है और पता चल रहा है कि जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है सबसे पहले वो डिरेल हुई, वो डिरेल होकर जिस पटरी पर गई उससे कोरोमंडल गुजर रही थी और कोरोमंडल उसके चपेट में आई और उसके बाद कोरोमंडल जो डिरेल हुई वो जिन पटरियों पर गई उससे गुड्स ट्रेन गुजर रही थी। तो इस तरह एक के बाद एक ट्रेन जो है वो इस हादसे के चपेट में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये जो हादसा होता है एक ऐसे रेलवे स्टेशन के पास होता है जिसका अपना सिग्नलिंग सिस्टम है, जिसका अपना ट्रैक सिस्टम है और आप जानिए कि रेलवे में ट्रेनों के परिचालन को लेकर अभी भी जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसको सबसे ज्यादा सर्वोपरि रखा गया है। यानी अगर किसी ट्रेन में एनटीपीएस लगा है, किसी ट्रेन में अगर कवच लगा है, बावजूद इसके जो लोको पायलट और को लोको पायलट हैं दोनों ही सिग्नल्स को खुद अपनी आंखों से देखते हैं। यानी सिस्टम पर भरोसा करके ट्रेन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि आपको बताऊं कि सिग्नल्स को देखकर ही आगे बढ़ा जाता है। और कमांड अगर देखा जाए तो पीछे से मिलने वाले कमांड में सेवरल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपको बताऊं कि आज की तारीख में जीपीएस से लेकर और खासतौर पर देखिए तो सिग्नलिंग के लिए जो ट्रेन का अपना एक तरह से गार्ड है वहां से लेकर और स्टेशन पर बैठा हुआ जो एक तरह से स्टेशन मास्टर जो उस ट्रेन को संचालन करने के लिए जिम्मेदारी निभा रहा है उसके कम्युनिकेशन के सिस्टम पर भी डिपेंड करना पड़ता है। तो कई सिस्टम इन्वॉल्व होने के बाद एक के बाद एक 3 ट्रेनें इस तरह से चपेट में आई। ये अपने आप में कई बड़े गंभीर सवाल उठा रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या ये ह्यूमन एरर है, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये टेक्नोलॉजिकल फेलियर है, सवाल इस बात को लेकर है कि हम 21वीं सदी में नए रेलवे और उसके कायाकल्प की बात कर रहे हैं। कल ही दिल्ली में ही दरअसल रेलवे के कायाकल्प, इसकी सुरक्षा को लेकर अहम बैठक चल रही थी और उस बैठक में आप समझिए कि इस रीजन के जीएम और डीआरएम तक शामिल थे और उसी वक्त एक घटना जो है होती है और उस घटना में देखिए अब तक लगभग 250 के करीब लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है और उसकी पुष्टि हो रही है, 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात हो रही है। तो ये अपने आप में भारत के हम कहें कि अत्याधुनिक हो रहे रेलवे के माथे पर सबसे बड़ा धब्बा है। हम कहें कि ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त रेलवे के सामने है, जिसको लेकर हम देख सकते हैं कि देश पूरी तरह आहत दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से तपस सेन गुप्ता बता रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बने रहिए मधुरेंद्र, लगातार इस सवाल को भी उठाएगा न्यूज नेशन कि आखिर वो टेक्नोलॉजी के तमाम दावे, अत्याधुनिक रेलवे के दावे, बुलेट ट्रेन के सपने के बीच में तमाम चीजें कहां स्टैंड करती हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से रिपोर्ट आप देखिए ग्राउंड जीरो से तपस सेन गुप्ता की। शुक्रवार का जो दिन वो रेल के इतिहास में एक काला दिन माना जा रहा है, क्योंकि ओडिशा में बालासोर के पास जिस तरह से 3 ट्रेनों के बीच टक्कर हुई, एक तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस तो बीच में थी एक मालगाड़ी, तो दूसरी ओर थी डाउन यशवंतपुरा। कुल मिलाकर इन तीनों ट्रेनों के टक्कर की वजह से आज सुबह 4:30 बजे तक तकरीबन 207 लोगों की मौत हुई है, 900 से ज़्यादा लोग
इस समय घायल स्थिति में उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे कोचेज़ किस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ गया है और यहाँ गैस कटर्स को ऊपर लेके जाया जा रहा है ताकि इन बोगीज़ को काट कर अंदर जाने की कोशिश उनके तरफ से किया जाए। और ये जो काटने की जो कोशिश है ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी की जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो भी यहाँ पर लगातार काम में जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान बिखरे पड़े हैं और ये जो कोच का बाहरी हिस्सा है जो लोहे का माना जाता है, ये बाहरी हिस्सा पूरी तरह से कट चुका है और अंदर से साजो सामान बाहर आ चुका था। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने ज़ोरों का एक इम्पैक्ट रहा है और इस इम्पैक्ट जोन पर हम इस समय मौजूद हैं और चारों ओर अलग अलग समय पे हमारे सामने कई शवों को बाहर निकाला गया है। लेकिन इस समय कोशिश जारी है कि अंदर और कोई फंसे हैं तो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाए, उसकी कोशिश इस समय किया जा रहा है रेलवे के तरफ से। यहाँ देख सकते हैं कि तमाम एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी की टीम लगातार यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं ताकि जो अंदर है उन्हें निकाला जा सके, कोई अंदर फंसे ना हो, वो समझने की कोशिश वो कर रहे हैं इस समय। और यहाँ जो बर्थ है, यहाँ पर बर्थ आप देख सकते हैं कि खून से लथपथ है। यहाँ पर जो ये बर्थ का हिस्सा जो इस समय दिख रहा है, लोगों का साजो सामान पूरी तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। एक अजीब सी स्थिति हमें इस समय देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है, इंडियन आर्मी की टीम यहाँ पर पहुँची है, साथ में मेडिकल हेल्प भी पहुँच चुका है। जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे वो भी यहाँ पर आकर इलाके का मुआयना कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा। कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, लेकिन राहत कार्य जो है उसमें तेज़ी आई है सुबह और ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम्स है, रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम धीरे धीरे स्पॉट पे भेजा जा रहा है और उनके तरफ से ज़ोरों से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, ओडिशा। और नवीन पटनायक भी पहुंच चुके हैं घटनास्थल। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे और अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कुछ ही देर में आपको तस्वीरें सामने होंगी कि नवीन पटनायक भी पहुंच चुके हैं। अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें आपने देखी, उनका बयान आपने सुना और ओडिशा के मुख्यमंत्री इस वक्त नवीन पटनायक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कल ही बता दिया था कि टीम्स रवाना कर दी गई हैं, हादसे पर वो नज़र बनाए रखे हुए हैं और आज सुबह वो खुद पहुंच जाएंगे। और आप देखिए कि सुबह ही नवीन पटनायक जो है वो पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर। तो अश्विनी वैष्णव पहुंचे, उसके बाद अब खबर आ रही है नवीन पटनायक पहुंच चुके हैं। तो तमाम आला अधिकारी पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। जांच शुरू हो चुकी है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मधुरेंद्र भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, तपस सेनगुप्ता, रवि और मधुरेंद्र हमारे साथ रेल मंत्रालय की तरफ से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ औपचारिक आधिकारिक बयान जो है वो आता है? मधुरेंद्र लगातार हमें अपडेट दे रहे थे। मधुरेंद्र, आपसे समझना चाहूंगी कि अभी तक रेलवे ने क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है मरने वालों के आंकड़े को लेकर, साथ ही घायलों के आंकड़ों को लेकर, क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है उसमें 233 मृतक हैं और 900 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं।